प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो है कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए है और साथ ही साथ कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं कि जो अपना एग्ज़ाम 2025 में देने जा रहे हैं उनके ऊपर भी मैं लगातार वीडियो अपलोड करूंगा, तो भी चिंता ना करें। और उनके लिए भी मैं लगातार काम करने के लिए अपना समय निकाल लिया हूं और उनके लिए भी मैंने टाइम टेबल बना दिया है, तो उनके लिए भी वीडियो बहुत जल्द जाएगा। तो आप घबराइए मत और निराश ना रहिए कि सर सिर्फ कक्षा 11वीं के लिए ही वीडियो बनाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को हरिशंकर प्रसाद जो द्वारा रचित यह जो एक व्यंग भेड़े और भेड़िया कहानी है उसको लेकर आया हूँ। इस कहानी को मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको इसको अच्छे से समझा दूंगा, ताकि आपका जो सेकेंड सेमेस्टर में जिस तरह से भी प्रश्न आएगा तो आप उसको आसानी से लिख पाएंगे। साथ ही साथ इस कहानी के ऊपर मैंने जो प्रश्न उत्तर आ सकता है आपके सेकेंड सेमेस्टर में उसको भी आपको बता दूंगा दूसरे वीडियो में। ये इसका भाग 1 वीडियो है और बहुत जल्द मैं भाग दूसरा वीडियो भी लेकर आऊँगा जिसमें प्रश्न उत्तर रहेगा भेड़े और भेड़िए से जुड़े हुए। तो भेड़े और भेड़िए के माध्यम से हरिशंकर प्रसाद आज के प्रजातंत्र के ऊपर कटाक्ष और व्यंग किया है। वह यह बताने का प्रयास किया है कि जो आज के हमारे नेता चतुर चलाक और स्वार्थी नेता को वे भेड़िए कहा है और भोली भाली जनता को भेड़े कहा है। वह बतला रहे हैं कि आज के जो चतुर हमारे जो नेता है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए चुनाव में किस तरह से बड़े बड़े वादे करते हैं और यह बतलाने का प्रयास करते हैं कि वही उनके सब कुछ है, उन्हीं के द्वारा वे अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। और वह यह बतलाते हैं कि वे जनता का सबसे बड़ा हितैषी होते हैं और अपने चिकनी चुपड़ी बातें करके विभिन्न तरह के वादे करके चुनाव को जीत जाते हैं। भोली भाली जनता को बहला फुसला कर उन्हें लालच देकर चुनाव को जीत जाते हैं और किस तरह से चुनाव जीतने के बाद वे क्रूरतापूर्वक उनके साथ व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि उनकी बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, मिलने की तो दूर की बात हो जाती है और उनका किस तरह से शोषण करते हैं उसी चीज़ को बतलाने का प्रयास से हरिशंकर प्रसाद ने भेड़े और भेड़िए के माध्यम से किया है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, बिना स्किप किए हुए आप ध्यान से सुनिएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन बहुत आपको मज़ा आएगा इस कहानी को सुनकर। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग लेखक परिचय देख लेते हैं। हरिशंकर प्रसाद का लेखक परिचय क्या है, फिर कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य में हास्य व्यंग्य विद्या को नया रूप और नया आयाम देने वाले हरिशंकर प्रसाद, हास्य व्यंग मने होता है मने हंसने वाली कहानी कविताएं और व्यंग मने व्यंग करना, व्यंग मने बोल सकते हैं मजाक उड़ाना बोलचाल की भाषा में। इस तरह के ये कविता और कहानी लिखे हैं हरिशंकर प्रसाद। हिंदी में एक नया आयाम दिया है इन्होंने। जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। गांव से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे नागपुर चले आए थे। मात्र 18 वर्ष की उम्र में हरिशंकर प्रसाद ने जंगल विभाग में नौकरी की। पिता की बीमारी के कारण परिवार की आजीविका के लिए इन्हें नौकरी करनी पड़ी। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद उन्होंने अनेक स्थानों पर अध्यापन कार्य किए, माने पढ़ाने का कार्य किए। बाद में इन्होंने नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन को अपना लिया। जबलपुर में रहते हुए वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादन शुरू किया। आर्थिक हानि उठाने के कारण उन्हें वसुधा का प्रकाशन बंद करना पड़ा। प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे उनके कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उनके उपन्यास है।
तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है। निठल्ले की डायरी उनके निबंध संग्रह है। वैष्णव को फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुम्हार से हमारा, भीड़ के खतरे, सदाचार का ताबीज, तुलसीदास, चंदन घिसे आदि उनके व्यंग लेख है। व्यंग माने हंसी मजाक उड़ाया गया है उस व्यंग में किसी समाज का, किसी नियम का। विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए उन्हें साहित्यिक अकादमी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सहज एवं सरल भाषा में समाज की विसंगतियों और कुरीतियों पर हास्य व्यंग के माध्यम से चुटिला प्रहार परसाई जी की अन्यतम विशेषता है। वे खंडवा में 6 माह तक बतौर अध्यापक भी नियुक्त हुए थे। तत्पश्चात स्वतंत्र लेखन प्रारंभ किए। इसी क्रम में उन्होंने जबलपुर से साहित्यिक पत्रिका वसुधा का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। हरिशंकर परसाई की गणना हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग रचनाकारों में होती है। अवसरवादिता, चुनाव व्यवस्था, राजनीतिक दांवपेच, स्वार्थ, भ्रष्टाचार, धर्म, शिक्षा, सबसे आगे निकलने की होड़, भाई भतीजावाद आदि उनके प्रमुख विषय रहे हैं। हरिशंकर परसाई जी की पहली रचना स्वर्ग से नर्क जहाँ तक है, जो कि मई 1948 में प्रहरी में प्रकाशित हुई थी। विकलांग श्रद्धा का दौर, 2 नाक वाले लोग, आध्यात्मिक पागलों का मिशन, क्रांतिकारी की कथा, पवित्रता का दौरा, विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में परसाई जी की मृत्यु हो गई। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। भेड़े और भेड़िए। आपको कमेंट करके बताना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से, पश्चिम बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं, ये मेरे को बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। एकदम ध्यान से सुनिए, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। बहुत ही हंसी आएगा आपको सुनकर कि किस तरह से भेड़ियों ने भेड़ों को मूर्ख बनाया अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। चलिए, एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। प्रजातंत्र का मतलब होता है, आप राजनीति शास्त्र में पढ़े होंगे कि आपका प्रजा का शासन यानी डेमोक्रेसी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, वोट देकर नेताओं को जिताते हैं और वही हमारे ऊपर शासन करते हैं, वही नियम कानून बनाते हैं। तो ऐसा हुआ पशु समाज में। इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई। हर्ष माने खुशी की लहर दौड़ गई कि सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया। और वह आया जिन वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं, उसमें भेड़े बहुत ही निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाता है। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा। हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि जीवधारी किसी को न सताए, न मारे, सब जिए और जीने दे। शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा, और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को न मारे तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा? ये भेड़ियों के लिए काफ़ी चिंता का विषय बन गया। जो चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता, माने खुशी बढ़ती जाती, उल्लास का मतलब। और जो चुनाव
समीप आता भेड़ियों का दिल बैठता जाता, माने दुखी होकर। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। हर भेड़िए के आसपास दो चार सियार रहते ही है। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, उसकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उसकी जय बोलते हैं। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज, आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? वह सियार कुछ कविता भी करना जानता होगा या शायद दूसरे की युक्ति को अपना बनाकर कहता होगा। खैर, भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? हमारा राज तो अब गया। सियार ने दांत निपोड़ कर कहा, ठीक है, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप है। हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाटक करना न आता तो सियार शेर न हो गया होता। ठीक है, आगे देखिए। आखिर भेड़ियों ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं, पर जाए भी कहाँ? सियार ने कहा, मालिक, सरकार में भर्ती हो जाए। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी शेर और रिक्श को तो ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहाँ भी कोई नहीं पूछता। तो सियार ने खूब सोचकर कहा, अजायब घर में चले जाएंगे। अजायब घर माने चिड़िया खाना, जू बोल सकते हैं। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी जगह नहीं है, सुना है वहाँ तो आदमी रखे जाने लगे हैं। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया। उसने एक आंख बंद की, नीचे के होंठ को ऊपर के दांत से दबाया और एक टक आकाश की तरफ देखने लगा, जैसे विश्वात्मा से कनेक्शन जोड़ रहा हो। फिर बोला, बस सब समझ में आ गया मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो, यानी आप जीत जाए तब भेड़िया के तरफ से, भेड़ के तरफ से। भेड़िया चिढ़कर बोला, कहाँ की आसमानी बातें करता है? अरे हमारी जाति कुल 10% है और भेड़े तथा अन्य छोटे पशु 90%। भला वे हमें कोई को चुनेंगे? अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है? अगर हाँ ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, माने आप गुस्सा मत होइए। एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी, मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से उसने एक को पीले रंग में रंग दिया था, दूसरे को नीले में और तीसरे को हरे में। भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है? बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार है सरकार, मगर रंगे सियार है। आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। भेड़िए ने शंका की, माने डर व्यक्त किया, मगर इनकी बात मानेगा कौन? ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। सियार ने भेड़िए का हाथ चूमकर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार हैं। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए को भी रूप बदला, मस्तिष्क
पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। बोला, अब आप पूरे संत हो गए, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। आप अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर के देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी और वहाँ बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंग सियार क्या करेंगे? रंगे सियार ये किस काम आएंगे? बूढ़ा सियार ने बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो ये ही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। यह पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवि भी है, लेखक भी। यह नीला सियार नेता और पत्रकार है, और यह हरा धर्मगुरु। बस अब चलिए। जरा ठहरो, भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है, बड़े अच्छे लोग होते हैं, और ये तीनों? बात काटकर सियार ने बोला, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं महाराज। अब चलिए, देर मत कीजिए। और वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके, धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरता पूर्वक, सिर झुकाए, विनय की मूर्ति। उधर एक स्थान पर सहस्त्रों यानी सैकड़ों भेड़ें इकट्ठी हो गई थी, उन संत के दर्शन के लिए जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले से ही यहाँ वहाँ बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की। भेड़ों ने देखा तो वे बोली, अरे भागो, यह तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोक कर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं, इन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं, उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है, अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं उनकी याद करके कभी कभी भेड़िया संत भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किए हैं उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से जो झुका है सो झुका ही हुआ है, परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। आज सवेरे सवेरे की ही बात है कि एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला। दांतों से पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा तो भेड़िया संत ने सम्मानपूर्वक उसकी अंत्योष्टि क्रिया की, मैंने अंतिम संस्कार किया। उनके घर के पास जो हड्डियों का ढेर लगा है उसके दान की घोषणा उन्होंने आज ही सवेरे की है। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं, अब आप उनसे भय मत करें, उन्हें अपना भाई समझे। बोलो सब मिलकर संत भेड़िया जी की जय। भेड़िया जी अब अभी तक किसी तरह गर्दन डाले विनय की मूर्ति बने बैठे थे। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते और टपकती हुई लार को गुटक जाते। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने मुखारविंद से आपको प्रेम और दया का
संदेश देने की प्रार्थना करता, पर प्रेमवश उनका हृदय भर आया है। वे गदगद हो गए हैं और भावातिरेक से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। अवरुद्ध माने अब वो बोल नहीं पा रहे हैं, गूंगे की तरह हो गए हैं, वे बोल ही नहीं सकते। अब आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए, आप इन्हें न पहचान पाए होंगे। पहचाने भी कैसे? ये इस लोक के जीव तो है नहीं, ये लोग स्वर्ग के देवता है जो हमें सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। ये पीले विचारक है, कवि हैं, लेखक है, नीले नेता है और स्वर्ग के पत्रकार हैं और हरे वाले धर्म गुरु हैं। अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी। पीले सियार को हुआ हुआ के सिवा कुछ और तो आता ही नहीं था। हुआ हुआ चिल्ला दिया से सियार भी हुआ हुआ बोल पड़े। बूढ़े सियार ने आंख के इशारे से शेष सियारों को मना किया और चतुराई से बात को यूं कहकर संभाला, भाई कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग कैसे समझ सकते? अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो वह कवि काहे का? उनकी कविता में से शाश्वत के स्वर फूट रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया। हे भेड़िया जी महान, आप सर्वत्र व्याप्त है, सर्वशक्तिमान है। प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है, सांझ को उषा, उषा माने शाम का जो समय होता है, उषा माने रात्रि जो है, आपका मुख चूमती है। पवन आप पर पंखा करता है और रात्रि को उषा माने सुबह होता है, माफ़ करिएगा थोड़ा सा गलती हो गया। और रात्रि को आपकी ही ज्योति लक्ष्य लक्ष्य खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। हे विराट, आपके चरणों में इस क्षुद्र का प्रणाम है। फिर नीले रंग के सियार ने कहा, निर्बलों को रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। भेड़ें कोमल है, निर्बल है, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़िए बलवान हैं, इसीलिए उनके हाथ में अपने हितों को छोड़ निश्चिंत हो जाओ। वे भी तुम्हारे भाई है, आप एक ही जाति के हो। तुम भेड़, वह भेड़िया, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है कि वह भेड़ों को खाता है। अरे खाते और है, हड्डियाँ उनके द्वार पर फेंक जाते हैं। ये व्यर्थ बदनाम होते हैं। तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे। भेड़िए बलवान होते हैं, यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डटकर लड़ेंगे। इसीलिए अपने हित की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो संत भेड़िया की जय। फिर हरे रंग के धर्मगुरु ने उपदेश दिया, जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वह वहाँ सुख पाएगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहाँ राजा बनेगा, जो यहाँ वोट देगा वो वहाँ वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दे। वे दानी हैं, परोपकारी है, संत है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। यह सब भेड़िए की कथा नहीं है, यह सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है। और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों की चुना और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए। और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बनाया, हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए।
दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम के स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। ठीक है, तो यहीं पर हमारा कहानी समाप्त होता है और मिलते हैं किसी और पाठ को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।